नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज हम करेंगे दूसरे पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा नहीं लगती है। ठीक है, तो सीमा साझा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए यह जरूरी है कि आपको मैप आना जरूरी है। ठीक है, कम से कम 2-3 बार मैप का अभ्यास होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार की सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान की भी लगती है और झारखंड की भी लगती है, परंतु पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। यह राजस्थान के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है। ठीक है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा ये तीनों शामिल है, परंतु ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था। जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। तो मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस जिसे कहा जाता था, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और उस पर कोहिनूर का हीरा भी लगवाया था। परंतु 1739 में ईरानी तुर्क नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय वह जो कोहिनूर का हीरा था वह लौट कर लिया गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन ये तख्त था, उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। परंतु आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। नेक्स्ट दिया गया है कि किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। बीबी का मकबरा, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दक्कन का ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच में है और भारत और बांग्लादेश में विस्तारित है। ठीक है, जिसका विस्तार भारत और बांग्लादेश में है और भारत और म्यांमार के मध्य में है। तो गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों पर्वत श्रेणियां कहाँ स्थित है? भारत और बांग्लादेश में इनका विस्तार है और भारत और म्यांमार के मध्य में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील आपके ओडिशा में स्थित है। ओडिशा से संबंधित एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है कि जो आपका हीराकुंड बांध है वो किस नदी के किनारे स्थित है। वो भी महानदी और ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी कौन था। फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन, मोहम्मद मुबारक शाह खिलजी या सिकंदर लोदी। तो आत्मकथा लिखने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? वो तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक था, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। और फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था और फिरोज शाह तुगलक को ही सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण करती है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा। तो कौन सी नदी है जो कि कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण करती है? नर्मदा नदी कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है। मानस, कोंकण, दिहांग, दिबांग या मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पे देखिए, मानस, दिहांग, दिबांग और मन्नार की खाड़ी ये तीनों क्या है? जैव रिजर्व है, परंतु यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कोंकण जैव रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नांकित में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। 1972, 1982, 1980 या 1993। तो किस वर्ष लागू किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1972 में लागू किया था। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? मक्कालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी या कंचनजंगा। तो कौन सा शिखर भारत में आता है? यहाँ पे कंचनजंगा होगा, जो कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और यह कंचनजंगा किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट दिया गया है कि किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की। RC दत्त, रामकृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या राजा राममोहन राय।
तो संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन या जिसकी वकालत की थी वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब पहली भारतीय रेल सेवा आरंभ हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की पहली रेल सेवा कब आरंभ हुई थी? 1853 में हुई थी। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई थी। तो उस समय गवर्नर कौन था? 1857 की क्रांति से पहले 1848 से लेकर 56 तक भारत का गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो 53 में भी कौन था? डलहौजी था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857, 1905, 1885 या 1901। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी, जो कि स्कॉटलैंड के एक आईसीएस अधिकारी और पक्षी वैज्ञानिक थे। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो भारतीय व्यक्ति वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वोमेश चंद्र बनर्जी था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे कब हुई थी? 1885 में हुई थी। नेक्स्ट दिया गया कि एम के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आर.सी. दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राममोहन राय या दादा भाई नौरोजी। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन वहन करना, थक्का बनाने में सहायता करना, अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना या रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। तो श्वेत रक्त कोशिका और डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जो कि रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? हाइग्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप या स्ट्रेबोस्कोप। तो किसका प्रयोग करते हैं रोगियों की जांच करने के लिए? डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। मलेरिया संबंधित है किससे? यहाँ पे जरवल नहीं है, जवर से है। ठीक है, किससे संबंधित है? जवर से है। मलेरिया बुखार से या जवर से संबंधित है? किससे है? जवर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ग्लूकोजन या इंसुलिन। तो कौन सा होगा यहाँ पे? इंसुलिन है। ठीक है, तो इंसुलिन होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि मछलियां श्वसन करती है, किसके द्वारा करती है? फेफड़ों के द्वारा, कर्ण के द्वारा, नाक के द्वारा या गलफड़ों द्वारा। तो मछलियां गिल्स या गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। मानव के लिए उपयोगी कीट नहीं है इनमें से? धान, गुण, रेशम कीट, मधुमक्खी या लाख कीट। तो कौन सा उपयोगी नहीं है? लाख कीट, रेशम कीट और मधुमक्खी ये सभी मानव के लिए उपयोगी है, परंतु धान, गुण का कोई उपयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह एक अनुपयोगी कीट है। नेक्स्ट दिया गया कि कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या होता है? पेनिसिलिन, तेल, पेंट या शर्करा। तो कवक से क्या प्राप्त होता है? पेनिसिलिन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत के द्वारा क्या किया जाता है? वसा अवशोषण किया जाता है, विटामिन अवशोषण, जल अवशोषण या कार्बोहाइड्रेट्स अवशोषण किया जाता है। तो किस पदार्थ को अवशोषित करती है बड़ी आंत? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जल अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि जल शोधन संयंत्र में जल में किस पदार्थ को मिलाकर जल शुद्धिकरण किया जाता है? फास्फेट, क्लोरीन, आयोडीन या जस्ता। तो किसको मिलाकर जल शुद्धिकरण किया जाता है? क्लोरीन मिलाकर जल शुद्धिकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। जैविक वस्तुओं का संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर कहा जाता है? जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या स्थल मंडल। तो जैविक वस्तुओं के संगठन को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? उष्मा संचलन, उष्मा विकिरण, उष्मा संवहन या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य का प्रकाश उष्मा विकिरण के रूप में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा या लोहा। तो सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? विद्युत का चांदी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उसके बाद में तांबे का स्थान आता है। नेक्स्ट दिया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? विशुद्ध जल, चूना जल, शीतल जल या कठोर जल। तो जो प्लास्टर का निर्माण किया जाता है उसे चूना जल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, ग्रीनरी, क्रीपर या इनमें से कोई नहीं। तो हरे पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा पौधा घर या ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हीलियम, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस से हैं, परंतु हीलियम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे।
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स या अस्थि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, केराटोमेलेशिया या बेरी रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स और अस्थि रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? कॉमन साल्ट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या विनेगर। तो क्या नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम? बेकिंग सोडा, या जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। केल्विन किसकी इकाई है? विद्युत धारा, बल, ज्योतिर्मयता या तापमान। तो किसकी इकाई है केल्विन? तापमान की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक कौन सा जीव है? बैक्टीरिया, पक्षी, फंजाई या वायरस। तो कौन सा कारण है एवियन इन्फ्लुएंजा का? पक्षी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि विटामिन ए से संबंधित रोग है रतौंधी संबंधी रोग, नेत्र संबंधी रोग, त्वचा का शुष्क पड़ना या उपयुक्त सभी। तो सामान्य रूप से देखें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, परंतु रतौंधी रोग किससे संबंधित होता है? आंखों से संबंधित होता है। तो यह भी सही होगा। और त्वचा का शुष्क पड़ना भी किस विटामिन का कारण होता है? विटामिन ए की कमी का कारण होता है। तो ये तीनों सही होंगे, उपयुक्त सभी होंगे, यहाँ पे सभी रोग होते हैं। ठीक है, तो यह थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि निम्न में से कौन सी अविभाज्य संख्या नहीं है? अविभाज्य मतलब अभाज्य संख्या पूछा है। ठीक है, अभाज्य संख्या जो नहीं है। ठीक है, 5 एक अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या और 11 भी अभाज्य संख्या, परंतु 9 नहीं है, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना 18 के, यहाँ पे मन नहीं होगा, 18 के घन के बराबर है। ठीक है, किसी संख्या के वर्ग के 2 गुना 18 के घन के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे न तो किसी का घन निकालेंगे हम और न ही कोई संख्या मानेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार हल करेंगे। यह क्या बोल रहा है कि 18 के घन के बराबर है। ठीक है, तो 18 का घन का मतलब 18 को 3 बार गुणा करवाना। ठीक है, घन का मतलब यही होता है, परंतु हम गुणा नहीं करवाएंगे, इन्हें काट कर सरल कर लेंगे। और क्या है वह? उस संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, उस संख्या के वर्ग के 2 गुने के बराबर है। तो इस 18 के घन में हम जब 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास निकल कर? 18 के घन में जब हम 2 का भाग देंगे तो उस संख्या का वर्ग आ जाएगा। यही पूछा प्रश्न में कि वर्ग के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो 18 के घन में जब हम 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? उस संख्या का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 18 को, इस 18 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो अब हमारे पास नई संख्या कौन सी आ जाएगी? 18 गुणा 9। ठीक है, यह क्या उस संख्या के वर्ग के बराबर है? तो सामने वाली संख्या में जब स्क्वायर दिया गया होता है तो आगे वाली संख्या का हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। और वर्गमूल निकालने का एक ही तरीका है कि जब 2 संख्याएं एक जैसी आपस में दी गई है तो उनमें से एक को बाहर निकाल देते गुणा में। जैसे 18 गुणा 18, तो क्या होता है? 18 का वर्ग होता है 18 गुणा 18। तो इनका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 18 गुणा 18 में से एक 18 बाहर निकाल देंगे, एक कैंसिल हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसे हम 3 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, तो एक 3 बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हम वर्गमूल निकालते समय 2 के जोड़े बनाते हैं। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 18 × 3, अर्थात कितनी हो जाएगी? 18 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। ठीक है, 18 3 54। तो कितनी हो जाएगी वो संख्या? 54 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो उतने 9 उतार दो। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा 3 अंकों की, तो 2 तो 0 उतार देंगे और 1 1 उतार देंगे। ये 3 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी। घटा लेंगे, कितने बचेंगे? 9 और 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 9, तो कितना हो जाएगा? 9899। ठीक है, 9899 कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 9899 होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। नेक्स्ट दिया गया कि वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात दिया गया, ये 5:2। ठीक है, ये अनुपात दिया गया, 52 नहीं है। ठीक है, 5:2 है, तो वर्तमान में उनकी आयु क्या होगी? देखिए, आयु दी गई है वर्तमान और अनुपात दिया गया 10 वर्ष पश्चात। तो वर्तमान में जब उनकी उम्रों का अनुपात 50 है तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग कितना होगा? देखिए, 10 वर्ष पश्चात 10 तो पिता की बढ़ जाएगी और 10 ही पुत्र की बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? टोटल 20 वर्ष बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 50 वर्ष अभी है और 20 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 है।
तो 10 वर्ष पश्चात ये हो गया 70 और अनुपात दिया गया 5:2। तो पिता की कितनी हो जाएगी, 5:2 के हिसाब से निकाले तो पिता की हो जाएगी 50 और पुत्र की हो जाएगी 20। ठीक है, 50 और 20 70 होते हैं और यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, 5:2 भी आता। तो 10 वर्ष पश्चात पिता की उम्र हो जाएगी 50 वर्ष और पुत्र की हो जाएगी 20 वर्ष। तो अभी कितनी है, ये 10 वर्ष बाद की है, पूर्व की नहीं बाद की है। तो अभी कितनी हो जाएगी, इसमें से 10 घटाएंगे 40 और इसमें से 10 घटाएंगे 10। तो पिता की उम्र 40 वर्ष और पुत्र की उम्र 10 वर्ष। वैसे भी आप देख सकते हो आपके ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिनका योग 50 है, 40 और 10। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखिए 10 और 20 30 होते हैं, 20 और 10 40 होते हैं, 40 और 20 60 होते हैं। नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन देख कर भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ए तथा बी एवं बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का 1/3 सी की आय के 1/4 से 1000 अधिक है तो बी की आय क्या होगी। देखिए ए अनुपात बी भी दिया गया है, कितना दिया गया है 3:2 और बी अनुपात सी भी 3:2 है। तो हम इन तीनों का अलग अलग अनुपात निकाल लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी किस प्रकार निकालेंगे, इसका भी 3:2 है और इसका भी कितना हो जाएगा, इसका भी 3:2 है। तो किस प्रकार निकालते हैं हम, जो बराबर संख्या होती है वो उतार देते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और 3 उतार देंगे। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 3 को 2 से करेंगे 6 और 2 को 2 से करेंगे 4। तो नया अनुपात क्या आ जाएगा 9:6:4। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ए की आय का 1/3, तो ए की आय कितनी है 9 है, तो 9 का 1/3 कितना हो जाएगा 9 गुणा 1/3 अर्थात कितना हो जाएगा 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 3। और सी की आय के 1/4 से 1000 दी, सी की आय कितनी है 4 है, तो 4 का 1/4 4 गुणा 1/4 कितना हो जाएगा 4 एकम 4 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये 3 कितना है 1000 अधिक है, तो इनका अंतर कितना हो गया। प्रश्न का कहने का मतलब ये, जब ए की आय के 1/3 में से सी की आय का 1/4 अर्थात 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास आना चाहिए कितना आना चाहिए 1000 आना चाहिए। 3 और 1 का अंतर कितना हो गया, अनुपातों का अंतर हो गया 2 और संख्यात्मक अंतर दिया गया हमारे पास 1000। तो 2 बराबर 1000 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1000 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 500 आएगा। अब पूछा क्या है, बी की आय पूछा है, तो बी का अनुपात कितना 6 है, तो 1 बराबर 500 आया, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 होगा अर्थात 3000 आएगा। 3000 जिस ऑप्शन में दिया गया है वह ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, जो पूर्व की है या वर्तमान है तो क्या करेंगे हम, वर्तमान अनुपात दिया गया है 14:17 और बाद का अनुपात दिया गया है 17:20। यदि पूर्व का होता तो हम इससे ऊपर लिखते। हम क्या करवाते हैं, वज्र गुणा करवाते हैं। 14 को 20 से गुणा करवाएंगे, 14 दूणे 28 अर्थात 280 होगा। 17 को 17 से गुणा करवाएंगे कितना होगा 289 होगा। हम क्या करते हैं, बाद वाले अनुपात का अंतर 20 और 17 का अंतर 3, वज्र गुणन का अंतर 289 और 280 का अंतर 9 गुणा जितने वर्षों का अंतर है 6 वर्ष पश्चात है तो 6 से गुणा करवाते हैं। 3 के पहाड़े से 1 बार, 3 के पहाड़े से 9 3 बार। 3 का भाग 6 में कितनी बार देंगे, 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, तो 1 का मान आया 2। तो वर्तमान आयु पूछी है तो 14, 1 का मान 2 है तो 14 का मान कितना हो जाएगा 14 दूणे 28 और 17 का मान कितना हो जाएगा 17 दूणे 34 है। बाद का अनुपात विशाल की 14 है तो विशाल की आयु है 28 और शेखर की 17 है तो शेखर की आयु है 34। तो 34 वर्ष जिस ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, उस उद्यान की लंबाई कितनी है यदि 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी दी गई है 50 दी गई है, बराबर दिया गया है 300। तो ये 50 इस और लंबाई के गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा, तो कितना आएगा 0 से 0 को काट देंगे और 5 के पहाड़े से 30 कितनी बार कटेंगे 6 बार। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 6 मीटर आएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। कितनी होगी 6 मीटर होगी। नेक्स्ट एक जोड़ दी गई है 1001.101 प्लस 101.01 प्लस 11.
11। ठीक है, तो इसे किस प्रकार योग करेंगे इसका, हम जब भी दशमलव की संख्याएं दी गई होती है तो हम क्या करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। पहले वाली संख्या उतार ली हमने, जैसी दी गई है वैसी उतार ली। अब हमें क्या करना, आगे वाली में दशमलव के नीचे दशमलव उतारना है, और जिस प्रकार दिया गया इस ओर 1 0 1 दिया गया, 1 0 1 उतार दिया, इस ओर 0 1 दिया गया, 0 1 उतार दिया। ठीक है, जो खाली बच रही है वहाँ पे 0 उतार देते हैं। आगे वाले में भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे 1 1 है, दशमलव लगाएंगे, 1 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 उतार दिया, यहाँ पे 0 और 0 उतार दिया। अब जोड़ लेंगे। ठीक है, हम जोड़कर ऊपर लिख देते हैं, सभी नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, दशमलव के सामने दशमलव, 1 2 और 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1113, 1113.221। तो 1113.221 कौन सा ऑप्शन होगा, किसी भी ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग दी गई है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे 1122, या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ पे 1133 नहीं होगा, 1113 होगा। ठीक है, 1113.221 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट मानते हैं हम एक बार। ठीक है, आंसर यही आएगा, ऑप्शन में प्रिंटिंग में मिस प्रिंटिंग हुई है। ठीक है, 1113.221 ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक गाड़ी ए से किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है, ए बिंदु है वो। ठीक है, यह गाड़ी प्रारंभ होती है, ए से प्रारंभ करती है, 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ, वह अपने दाहिने मुड़ती है, 15 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़ती है, 10 किलोमीटर चलती है, बी पर पहुंचती है, और बी से देखिए प्रश्न क्या कहना चाहता है कि गाड़ी ये मान लो बिंदु ए है, कोई भी बिंदु, अब वह उत्तर की ओर चलती है, इस ओर उत्तर हो गया, 10 किलोमीटर चलती है, अपने दाहिने ओर मतलब इस ओर मुड़ेगी, 15 किलोमीटर चलेगी, फिर दाहिने ओर यानी इसी ओर मुड़ जाएगी और 10 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 10 किलोमीटर है, तो इस सीध में आके रुकेगी, वो 10 किलोमीटर बराबर आके रुकेगी। तो अब ये बिंदु बी हो गया, अब ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, अब देखिए ये दूरी और ये दूरी बराबर हो गई, इसका कोई लेना देना नहीं। तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो ये कितनी है 15, तो ये वाली भी कितनी होगी 15 होगी। तो ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी होगी, 15 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ध्यान रखना। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 3200 है और लाभ 33% है। 33 नहीं होगा, यहाँ पे 33 सही 1/3 भी दिया गया है। ठीक है, आपकी गाइड में दिया गया 33 सही 1/3% है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो घड़ी का विक्रय मूल्य दिया गया, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, आपको पता है, ये मैंने बार बार बताया है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में 33 सही 1/3 का लाभ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 133 सही 1/3%। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कर देंगे, इन्हें हम बदल देंगे, जब ये मिश्र बिंदी के साधारण बिंद में बदलेंगे तो 400/3%। ये कौन सा दिया गया, 400/3% दिया गया है, ये 3200। ठीक है, जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 100% है। तो हम क्या करेंगे, 3200 में 400/3 का भाग देंगे, और जब भी हम भिन्न के रूप में भाग देते हैं तो गुणा में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, 3/400 कर देते हैं। ठीक है, और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, आपको पता ही है। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 4 के पहाड़े से इसे कितनी बार काटेंगे, 8 बार, 812, और 800 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24। तो कितना आएगा क्रय मूल्य, 2400 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। अपने प्रश्नोत्तरी क्विज में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों भाग के सही उत्तर दिए। ठीक है, यहाँ पे कितने सही दिए थे, यहाँ पे भी उसने बताया था कि 3/4 भाग सही, आपकी गाइड में 3/4 है, जो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग के कारण लिखा नहीं गया। ठीक है, 3/4 भाग के सही उत्तर दिए, तो उसने कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए, तो 3/4 के सही उत्तर दिए, तो कितने के नहीं दिए, 1/4 के नहीं दिए। ठीक है, तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 को 100 से गुणा करवा देंगे, कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो 25% प्रश्नों का उत्तर उसने नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। तो 5 मिनट में 600 मीटर, तो दूरी कितनी है, 600, समय दिया गया 5 मिनट। अब जब मीटर प्रति सेकंड में होता है तो हम क्या करते हैं, 3600/1000 से गुणा कराते हैं, परंतु मिनट प्रति मीटर में यहाँ पे देखिए
क्योंकि ये मिनट में दिया गया, सेकंड में नहीं है। तो 3600 की जगह हम क्या करेंगे, 60 से गुणा करवाएंगे और बट्टे 1000। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, बट्टे कितना दिया गया, 1000 दिया गया। ठीक है, तो जीरो से जीरो को काट लेंगे, 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देंगे। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36। 36 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा, एक शेष पर बचेगा, दशमलव लगाकर 5 दूने 10। ठीक है, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उसकी चाल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 9 की घात 1/3 का मान ज्ञात करो। 9 की घात 1/2 का मान ज्ञात करना। ठीक है, 9 की घात 1/2 का मान कितना होगा। अब देखिए, हम 9 की घात 1/2, जब भी इस प्रकार की घात दी गई होती है तो हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं सीधा, क्योंकि जब घात 1/2 दी गई होती है तो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और किस प्रकार निकालते, जैसे हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। और जब ये कोष्टक से बाहर घात 1/2 तो इसे गुणा करवा लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 1 अर्थात 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि एक त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए का मान 71 डिग्री है, कोण बी का मान 43 डिग्री है और कोण सी का मान। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एक और दो कोणों का मान दिया गया तो तीसरे का ज्ञात करना। तो दो कोणों का कुल मान कितना हो जाएगा, 71 और 43 कितने होते हैं, 71 और 43 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 और 114। तो 180 में से 114 घटाएंगे तो तीसरा कोण आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, 6 और कितने हो जाएंगे, 17 में से 11 घटाएंगे 6, 66 डिग्री का आ जाएगा तीसरा कोण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे वाले सभी पेपरों के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, और ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।